हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर रेगिस्तान में जीवन। तो इस चैप्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो समझते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रेगिस्तान में जीवन, यानी कि हमें रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है। और इसमें हमें दो रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है। एक तो जो सहारा रेगिस्तान है, कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। और दूसरा पढ़ना है हमें भारत का। भारत में एक रेगिस्तान है जिसका नाम क्या है? सबसे ठंडा रेगिस्तान है भारत में, वो है लद्दाख का। ओके, लद्दाख में। और सहारा रेगिस्तान सबसे गर्म रेगिस्तान है, सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर को। सबसे पहले रेगिस्तान का मतलब क्या होता है? यह एक सूक्ष्म प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। क्या विशेषता है? कि ये सूक्ष्म मौसम होता है, यहाँ पे बारिश कम होती है और यहाँ का तापमान या तो बहुत अधिक हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। और जो वनस्पति होती है वो विरल होती है, यानी कि वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये है रेगिस्तान की विशेषताएं। बहुत लोगों को बस शायद इतना ही पता है कि रेगिस्तान की विशेषता वही है कि वहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तापमान ज्यादा नहीं, यहाँ का तापमान ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये इसकी विशेषता है कि किसी किसी, जैसे कि सहारा रेगिस्तान का तापमान बहुत ज्यादा होता है, वहीं पे जो लद्दाख का रेगिस्तान है भारत में, उसका तापमान बहुत कम है। ठीक है, तो ये रेगिस्तान की विशेषता है, इसे आप अच्छे से समझ लें। अब है, इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, तापमान के आधार पर क्या है? रेगिस्तान गर्म या ठंडे कुछ भी हो सकते हैं। कोई बहुत गर्म रेगिस्तान हो सकता है, कोई बहुत ठंडा रेगिस्तान हो सकता है। अब जो सबसे गर्म रेगिस्तान है हमारा सहारा रेगिस्तान, जो कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान, आप देख सकते हैं। ये अफ्रीका के उत्तर में है, ये पूरा अफ्रीका है। ये है हमारा क्या? 0 डिग्री अक्षांश। और ये कर्क रेखा के पास है सहारा रेगिस्तान, मतलब सहारा रेगिस्तान के समझो तो बीचों बीच कर्क रेखा जा रही है, तो कर्क रेखा के पास सहारा रेगिस्तान है। और ये बहुत बड़े उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भाग में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। ओके, उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखिएगा कि ये सहारा रेगिस्तान कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, और गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल आप याद कर ले कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, मतलब उसके चारों तरफ 11 देश हैं। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे सारे ये जो हैं देश के नाम है, ये सारे सहारा रेगिस्तान को घेर के रखे हैं। कई सारे शहर हैं वहां पे, शहर नहीं देश हैं, मतलब कि जो अफ्रीका के बहुत सारे देश सहारा रेगिस्तान के चारों तरफ हैं, 11 देश हैं। सहारा रेगिस्तान में क्या है? बालू, मतलब हमें जब रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सिर्फ रेत ही रेत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सहारा रेगिस्तान में रेत भी है। देखिए क्या है, सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां क्या है? बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने भी हैं, यानी कि वहां पे चट्टाने भी होती है। वैसी चट्टाने जिस पर पेड़ पौधे, मतलब छोटी छोटी पहाड़ी के तरफ के होते हैं जिसमें कोई पौधे नहीं होता, कोई पेड़ पौधा नहीं होता, वैसी चट्टाने भी। चट्टाने सतह सतह कुछ स्थान पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं है, वहां पे बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने भी मिलती हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था और वहां पे नदी भी गुजरती थी। इसका पता इसलिए लगाया कि यहाँ पे ना बहुत सारे वो, मतलब मछलियों के जो हड्डियां होती हैं उसके अवशेष मिले हैं सहारा रेगिस्तान में, मगरमच्छ के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब है वहां पे तो वो सहारा रेगिस्तान में नदियां गुजरती थी। देखो, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ तथा पशु और बकरियां सामान्यतः जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन से ने इसे बहुत ही गर्म एवं शुष्क प्रदेश बना दिया। यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण वो ये रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। पहले यहाँ पे नदी बहते थे और बहुत सारे मतलब हरा भरा प्रदेश था। यहाँ पे जंगली जानवर भी होते थे। और वहां की गुफाओं में क्या है? नदियों और गुफाओं में जो चित्र हैं उससे पता चलता है कि नदियां और मगर पाए जाते थे, यानी कि मगरमच्छ यहाँ पे पाए जाते थे। यहाँ पे मछलियों के भी हड्डियों के अवशेष मिले हुए हैं सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, अब यहाँ की जलवायु कैसी है? जो कि ऊपर से बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म है। 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा
मतलब कि क्या है, दिन में तापमान यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है और रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है कि 0 डिग्री से अगर नीचे चला जाए तापमान तो पानी जम जाता है, और 100 से ऊपर हो जाए तो पानी उबलने लगता है। तो वहां पे क्या है कि सहारा रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री से ऊपर हो जाता है, रात का तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी दिन बहुत ज्यादा गर्म और रात बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अगर हमारे यहाँ 4-5 डिग्री भी टेम्परेचर हो तो हम कांपते रहते हैं, बहुत ठंड लगती है। वहां सोचो 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है रात में। तो सहारा रेगिस्तान क्या है, दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है। वनस्पति जात और प्राणी जात आप समझ सकते हैं, जब रेगिस्तान है तो वहाँ वनस्पति जात क्या वैसे ही पाए जाएंगे, कटीले पेड़ पौधे, कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरुद्वान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुद्यान क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं कि वहां पर क्या होता है कि हवा के कारण जो रेत होता है वो उड़ जाता है और वहां पे एक मतलब बहुत ज्यादा एक खाई सा समझो बन जाता है, और उस खाई में नीचे से पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर वही मरुद्यान के आसपास लोग रहते हैं और खजूर के पेड़ लगाते हैं। तो सहारा रेगिस्तान में ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। मरुद्यान कहाँ पाया जाता है, तो सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे है ना कि आप जानते हैं वैज्ञानिकों को तो यहाँ मछलियों के कंकाल भी मिले हैं सहारा रेगिस्तान में। अभी आपको ऊपर बता रही थी मैं कि मछलियों के कंकाल मिले हैं। अब यहाँ रहने वाले लोग कौन कौन से हैं ये याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सहारा रेगिस्तान में किस किस प्रजाति के लोग रहते हैं। तो बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। यहाँ रहने वाले लोगों में क्या है, बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। ठीक है। ये पशुएं पालते हैं, चलवासी जनजाति हैं इनमें बेदुइन एवं तुआरे। ठीक है। और ये पशुओं को पालते हैं, पशुओं के ही दूध, चमड़ी जो भी उनसे मिलता है उनका उनको बेचकर उनको उससे उसका वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ को देखिए इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियों या गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा एक बार सीटेट में कि जो सहारा रेगिस्तान के लोग हैं वो किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, तो वो भारी वस्त्र पहनते हैं ताकि धूल भरी आंधियों से और हवा से वो बच सकें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मरुद्यान जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। अब लोग निवास कहाँ करेंगे, वहीं करेंगे जहां थोड़ा बहुत भी पानी मिलता हो। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मरुद्यान में क्या होता है कि वहां पे पानी होता है थोड़ा सा, तो वहीं पे लोग निवास करते हैं। और वहां पे क्या उगाते हैं, खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। सारा रेगिस्तान में जो मरुद्यान है वहां पे क्या है, चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है क्योंकि वहां पे पानी मिल जाता है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब कपास, सहारा रेगिस्तान में कपास कहाँ उगाया जाता है, मिस्र में, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र सहारा रेगिस्तान से सटा हुआ है तो वहां पे कपास उगाया जाता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये आप याद करने का जो तरीका है बेटा, आप सहारा रेगिस्तान में लोग कौन कौन से रहते हैं, सहारा रेगिस्तान के लोग लिखेंगे, आगे उसके पॉइंट लिख देंगे कि ये लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो मवेशियों को पालते हैं, मवेशियों का क्या उपयोग है वो लिखेंगे। फिर सहारा रेगिस्तान में पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं वो लिखेंगे, मतलब कि यहाँ क्या क्या है। अगर मरुद्यान ही है तो यहाँ पे कैसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। निवास करती और उपलब्धता खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, वो आप लिख सकते हैं कि यहाँ इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो कपास, मिस्र किस लिए सारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए मिस्र प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण यहाँ सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अब क्या है, अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में तेल की बहुत ज्यादा तेल मिल रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि वहां पे रेगिस्तान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है। नमक के व्यापार में ऊँटों को क्या है, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। ठीक है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ने ले लिया है। पहले वहां पे नमक का व्यापार होता था ऊँटों के थ्रू, ऊँटों पे लाद के, लेकिन अब उसका स्थान क्या है, ट्रक ले लिया। यही है कि सहारा रेगिस्तान में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं समय के साथ। वहां तेल मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए भी पूरे विश्व के लोग वहां जा रहे हैं, वहां कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मरुद्यान क्या है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है और वहां गर्त बन जाती है, जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्वान बनता है। ठीक है। मरुद्वान याद रखना है कि मरुद्वान क्या बोलता है कि जब रेत मतलब हवा रेत को उड़ाकर ले जाती है और वहां पे गर्त बन जाता है और भूमिगत जल फिर सतह पर आ जाता है, जैसे बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया
तो भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहीं पे मरुद्वान बनता है, यानी कि पानी होता है, उसके आसपास लोग खेती करते हैं और निवास करते हैं। ठीक है। अब है सबसे ठंडा रेगिस्तान। सबसे ठंडा रेगिस्तान भारत में है लद्दाख। ओके। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। ठीक है, पर्वतीय दर्रा का देश। लद्दाख को क्या बोलते हैं? पर्वतीय दर्रा का देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में ही है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान में क्या आता है? द्रास, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है। अब लद्दाख देखिए, जम्मू एवं कश्मीर, देखिए है ना, जम्मू कश्मीर है हमारा, यहीं पे लद्दाख है। ओके, यहाँ पे लद्दाख है। क्या है? जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। बहुत ही ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख, याद रखिएगा। गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, जो उत्तरी अफ्रीका में है। लद्दाख भारत के उत्तर में है, जम्मू और कश्मीर के साथ लगा हुआ है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। ये भी आपको याद करना है कि उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। देख रहे हैं उत्तर में क्या है इसके? काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में, दक्षिण यानी कि नीचे, यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी है। ओके। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां बहती है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर ही बहती है। ठीक है, कहाँ से बहती है सिंधु नदी? लद्दाख से होकर बहती है। नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब जो गहरी घाटियां। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जिसे गैंगरी हिमानी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, गैंगरी हिमानी कहाँ है? तो गैंगरी हिमानी कहाँ है? लद्दाख में है। आपको याद रखना है, बहुत सारी लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जिसे क्या कहते हैं? गैंगरी हिमानी कहते हैं। ओके। क्या है? इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। अब लद्दाख में क्या होता है? सूर्य की गर्मी की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। वहां पे जो क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री, यानी कि गर्मी के ऋतु में यहाँ का तापमान 0 डिग्री हो जाता है। एवं रात में -30 डिग्री से भी कम हो जाता है। ठीक है। गर्मी के दिन में यहाँ का तापमान दिन में कितना है? 0 डिग्री, और रात में -30 डिग्री से भी कम हो जाता है तापमान। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के मतलब तापमान बहुत कम होता है। वहां पे एक विशेषता क्या है कि वहां पे सूर्य की रोशनी बहुत ही तेज पड़ती है। ठीक है, लद्दाख में सूर्य की रोशनी बहुत ही तेज पड़ती है। इसलिए अगर वहां पे ऐसे बैठ जाए कि हम छाया में, आधा शरीर हमारा छाया में और आधा शरीर धूप में हो, तो शरद गर्म, जो कि ठंडे और गर्म के कारण लोग बीमार पड़ते हैं, वो हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तुषार उपघात। ठीक है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं के तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे तो कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय में ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं, जिसे शरद गर्म बोलते हैं। यानी कि ठंडा और गर्म दोनों एक साथ अगर मिल जाए तो इंसान बीमार हो जाता है, तो वो वहां पे हो सकता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज लगती है, बिल्कुल जलाने वाली सूर्य की रोशनी होती है। और ठंड बहुत ज्यादा होती है, माइनस में होती है ठंड, -40 डिग्री, -30 डिग्री वहां का ठंड ठंड होती है। देखो यहाँ पे है कि आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा आपके सीटेट में आ चुका है कि खा पा चान क्या किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है खा पा चान। ठीक है। सीटेट में इससे एक और ये भी क्वेश्चन आया कि लद्दाख में किस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं? तो बौद्ध और मुस्लिम वहां पे ज्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे वनस्पति जात एवं प्राणी जात। प्राणी जात में क्या है? घाटी में सरपत, जिसे वीलो भी कहते हैं, सरपत वीलो, याद रखिएगा ये है। एवं पॉपुलर के उपवन देखने को देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। इसमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। ओके, ये सारे यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे मवेशी कौन कौन से पाए जाते हैं? जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। क्या है? जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं लद्दाख में। देखिए, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है। शाहतूश नामक ऊन के लिए इनका शिकार किया जाता है। ये एक जीव है, लेकिन ये विलुप्त होता जा रहा है। क्या है? चीरू या तिब्बती एंटीलोप। इनका शिकार किस लिए किया जाता है? शाहतूश नामक ऊन के लिए इनका शिकार किया जाता है, और इसलिए इनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है ये ऊन। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शाहतूश नामक ऊन के लिए किसका शिकार किया जा रहा है?
या चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप क्या है? तो ये एक जीव है जिससे शाहतूश नामक ऊन प्राप्त होता है, जो बहुत ही हल्का और गर्म होता है, और इसी ऊन के कारण इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण ये एक मतलब विलुप्त की श्रेणी में आ चुके हैं, विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो की पेड़ की लकड़ियों, वहां जो सरपत विलो अभी ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं, सरपत जिसे विलो कहते, सरपत या विलो कहते हैं, तो इनके पेड़ से क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला इन्हीं के पेड़ से बनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला कौन से पेड़ से बनाया जाता है, किस पेड़ की लकड़ियों से बनाया जाता है, तो सरपत विलो के पेड़ की लकड़ियों से बनाया जाता है। ये कहाँ पे मिलता है? लद्दाख में मिलता है। ठीक है, यहाँ के लोगों का देखिए, यहाँ यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। ये क्वेश्चन मैं आपको बोल चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, या फिर इससे रिलेटेड और भी जो एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आता है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं ये मुसलमान या हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ एवं परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। ये भी आता है कि गोपा क्या है, तो गोपा एक बौद्ध मठ है। ओके, प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिस्के, से एवं लामायूर। गोपा मतलब बौद्ध मठ में एक परंपरागत चीज होती है, इसे गोपा कहते हैं। अब यहाँ के जो प्रसिद्ध मठ है कौन है? हेमिस, थिस्के, से एवं लामायूर। ये आपको याद करना होगा बेटा, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। क्या क्या करते हैं? जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मियों के मौसम में। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान में ही रहते हैं, वो अपने घर से बाहर कम क्या बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। आप ऊपर पढ़ चुके हो कि जो शीत ऋतु में -40 डिग्री होता है वहां का तापमान, तो समझ लो कि -40 डिग्री तापमान का मतलब होता है कि हर चीज जमा हुआ हो, इंसान भी जम जाए। तो वो लोग बाहर बहुत कम, नहीं के बराबर निकलते हैं, वो पूजा पाठ और अनुष्ठान में ही लगे हुए रहते हैं शीत ऋतु में। ओके, अब यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? पर्यटन है। देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। मुख्य क्रियाकलाप यहाँ का पर्यटन है, जो देश ठीक है, तो यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? पर्यटन है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीटेट में कि जो लद्दाख का मुख्य क्रियाकलाप क्या है, तो पर्यटन है। ओके, अब क्या है कि यहाँ लोग आते हैं किस चीज के दर्शन के लिए? गोपा दर्शन, घास के मैदानों, हिम नदों की सैर एवं उत्सवों के तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के मुख्य पर्यटन का आकर्षण है। यह भी आता है कि मुख्य पर्यटन का आकर्षण क्या है, तो गोपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिम नदों की सैर एवं उत्वनों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन का आकर्षण है। अब देखिए ये है कि आप जानते हैं मनाली लेह
राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। ये आपको याद रखना है कि कौन-कौन सा दर्रा है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुंग लुंगगाचा एवं टंगटंग ला, ठीक है? तो ये नाम थोड़े से अजीब से हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये सब हैं यहाँ पे कि कौन-कौन से 4 दर्रों से गुजरता है। अब चलिए बेटा चैप्टर हो गया, मैं थोड़ा-सा आपको एमसीक्यू बताती हूँ। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, अब बता चुकी थी मैं ऊपर। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के निवासी अधिकांश निवासी हैं बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? विरल वनस्पति, ठीक है? विशेषता में विरल वनस्पति भी आ सकता है। मतलब कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा भी होता है, बहुत कम भी होता है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध मठ के लिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा सीटेट में, बिल्कुल यहीं से उठा के डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? बौद्ध मठ के लिए। मिस्र निम्नलिखित में मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए? कपास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? अभी बताया था मैंने और ये आप मुझे खुद ही बताएँगे। सॉल्व करके आप मुझे ये खुद बताएँगे कमेंट में, ठीक है? तो ये चैप्टर हो गया। अब जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है, टाइम बहुत कम है तो मैं 2 वीडियो में 8th क्लास की पूरी ज्योग्राफी कवर करना चाहूँगी। तो वो मैं कल एक वीडियो परसों डाल दूँगी कि 2 वीडियो में मैं 8th क्लास की पूरी ज्योग्राफी कवर करूँगी, तो आपके 2 वीडियो आप देख लें आराम से। उसमें 8th क्लास की ज्योग्राफी मैं पूरी कवर कर दूँगी, ठीक है? और साथ के साथ मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करती रहूँगी ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, साथ के साथ आप क्वेश्चन पेपर देखते रहें ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाते हुए मैंने अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उससे कितना मतलब क्वेश्चन आता है। अगर आप 6, 7, 8 की ज्योग्राफी पढ़ लें जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आपका ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कहीं से भी, क्योंकि एक-एक पॉइंट मैंने बहुत समझा के बताया है, ठीक है? तो जो चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो, कमेंट करें। कमेंट करने का मतलब है कि कमेंट में आप इस क्वेश्चन के आंसर मुझे ज़रूर बताएँ, ओके? जो मिलान करने वाले हैं, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट में और वीडियो को शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।